ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। दिल्ली सरकार राजधानी में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए 500 आरओ प्लांट लगाएगी। दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 की शुरूआत की और यमुना नदी का जल स्तर फिर से बढ़ा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शाहदरा जिले में बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ में जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। खान मंत्रालय भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रदान करता है। 2 महिलाओं सहित 22 भू वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि भू विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन विषयों को पब्लिक गुड जियो साइंसेज कहा जाता है क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि खनन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर में अनेक प्रगतिशील बदलाव लाया गया है। इन बदलाव से माइनिंग सेक्टर की क्षमता और उत्पादकता में प्रगति हो रही है। हमारी जियो साइंटिस्ट खनिज पदार्थों के सक्षम उपयोग में योगदान देकर भारत की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार राजधानी में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जगह जगह आरओ एटीएम लगा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मायापुरी फेज 2 के खजान बस्ती में आरओ एटीएम का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए वाटर एटीएम जैसा अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां जहां जल बोर्ड को टैंकर से पानी देना पड़ता है वहां सरकार वाटर एटीएम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खजान बस्ती के अलावा शकुर बस्ती, कालका और झरोदा में आरओ प्लांट शुरू हो चुके हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में इसी तरह के करीब 500 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। हर व्यक्ति को वाटर एटीएम कार्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से वो प्रतिदिन 20 लीटर मुफ्त पानी ले सकेगा। दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 की शुरूआत की। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज सर्वोदय कोएड विद्यालय कालकाजी में 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ हैप्पीनेस क्लास में शामिल हुई और गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का सफर शानदार रहा है। इससे बच्चों का पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ी है, उन्हें तनाव मुक्त रहने में भी मदद मिली है। आतिशी ने कहा कि एक इंसान को अपने वास्तविक जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन सभी चुनौतियों का जवाब हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूली बच्चों में इस पाठ्यक्रम से आत्मविश्वास आया है और ये आत्मविश्वास समाज और देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम ने छात्रों को सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाकर एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है। जुलाई 2018 में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में शुरू किए गए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम ने पिछले 5 सालों में शानदार सफलता हासिल की है और प्रतिदिन लाखों छात्र हैप्पीनेस क्लास में शामिल होते हैं। राजधानी में फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शाहदरा जिले में पुराने लोहे वाले पुल में स्थित बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया। श्री राय ने सभी अधिकारियों को सामान्य स्थिति आने तक राहत और बचाव कार्य के लिए शिविरों में रहने वाले खाने पीने, शौचालय, मेडिकल सहित सभी जरूरी सुविधाएं जारी रखने के निर्देश दिए। राहत शिविरों में लोगों को मुफ्त राशन और खाने का सामान भी बांटा गया।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वर्तमान में यमुना का जल स्तर धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दे रहा है। यदि हथनी कुंड से पानी फिर से न छोड़ा गया तो यमुना के खतरे के निशान से नीचे आने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग को सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे पशुओं के पुनर्वास, उनके लिए दवाई और टीके की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही में बार बार व्यवधान के बाद सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में दोपहर बाद कार्यवाही फिर शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और जनता दल यूनाइटेड सहित विपक्षी दल अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और पोस्टर लहराते हुए नारे लगाने लगे। वे मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दल चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि विपक्ष को इस परंपरा का पालन करना चाहिए कि सदन में किसी भी मुद्दे पर उससे संबद्ध मंत्री ही जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना देश हित में नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, सदन चले, आप अपनी बात रखें। मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। सुबह सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 176 के तहत लघु अवधि की चर्चा के लिए 176 नोटिस मिले हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा झारखंड में महिलाओं के प्रति अत्याचार के मुद्दे शामिल हैं। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में अनुचित व्यवहार के कारण आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। आज लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पुनर्भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की सलाह से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 2023 के बीच 27,87,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित लोगों में 46.43% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित 12,94,000 महिलाओं में से 2,16,000 महिलाओं को रोजगार मिल गया है। जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा आईटी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग, असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक और परंपराएं साथ चल सकती हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों और भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ तकनीकी प्रगति के प्रति भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। पिछले साल इन खातों पर ब्याज की दर 8.1% थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और दायित्व पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। उपभोक्ता अधिकार और सुरक्षा मुद्दों की विशेषज्ञ पुष्पा गिरिमा जी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर संरक्षण उपाय, शिकायत तंत्र सहित उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में 164वें आयकर दिवस पर राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के योगदान पर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश वार्ष्णेय के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री वार्ष्णेय ने बताया कि सरकार कर भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू और सुगम बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण उपाय कर रही है। टैक्स रेट सरकार ने व्यवसायों के लिए कम किए हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए कम किए हैं और जिससे टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने कंप्लायंस को बढ़ाया है। जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको सुविधा दी गई है। उनको आयकर कानून का पालन करने के अंदर अब ज्यादा आसान हो गया है, तो उससे भी कर प्रणाली काफी सुधरी है और टोटल जो कर संग्रह है वो भी बढ़ा है। उसके अलावा हमने लिटिगेशन कम करने पर भी ध्यान दिया है और हमने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर दायरे में आए, टैक्स रिटर्न फाइल करें। पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोगों को जल्द नए ट्रॉमा सेंटर की सौगात देगी। ये ट्रॉमा सेंटर देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनेगा और इसमें 662 बेड की क्षमता के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली में बाहरी उत्तरी जिले के समयपुर बादली स्थित लिबासपुर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आज दोपहर आग लग गई। दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। राजधानी में आज कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कई जगह हल्की बारिश होने की संभावना भी है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। दिल्ली सरकार राजधानी में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए आने वाले दिनों में 500 आरओ प्लांट लगाएगी। दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 की शुरूआत की और यमुना नदी का जल स्तर फिर से बढ़ा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शाहदरा जिले में बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।